स्टूडेंट, सभी प्यारे बच्चों को मेरा नमो नमः। टुडे डिस्कस कक्षा षष्ठम संस्कृत पाठमाला धन रिविजन क्लासेस प्रथम पाठः पुनरावृत्ति। आज हम रिविजन क्लासेस के रूप में पुनरावृत्ति के बारे में बात करेंगे, जो कि पुनरावृत्ति होती क्या है इसके बारे में बात करेंगे। जब भी आप वीडियोज़ देखेंगे बुक्स को ओपन कीजिएगा, पैराग्राफ्स टू पैराग्राफ्स अध्ययन कीजिए। जहाँ आपको समझने में दिक्कत होती है मेरे को बताइए, पुनः मैं उस चैप्टर्स को, उस पैराग्राफ्स को बताने की आपको कोशिश करूँगा। पुनरावृत्ति जो होती है, आप देखे होंगे कोई भी शब्द को पढ़ने के बाद पुनः उनको वापस दोहराना या फिर पुनः पढ़ना पुनरावृत्ति कहलाती है। आप देखे होंगे कोई भी शब्द, कोई भी वाक्य को एक बार पढ़ने के बाद घूमकर फिर से उनको पढ़ना या फिर दोहराना पुनरावृत्ति कहलाती है। इसको याद रखिएगा। आप संस्कृत की वर्णमाला से परिचित होंगे। संस्कृत वर्णमाला में 13 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। इनको याद रखिएगा। जो पुनरावृत्ति होती है, संस्कृत वर्णमाला होती है, उसमें 13 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। तो इस प्रकार मैंने बताया कि कितने स्वर और कितने व्यंजन होते हैं संस्कृत की भाषा में। स्वर जो होते हैं अ, आ, ई, बड़ई, छुटऊ, बड़ऊ, री, रे, री, ए, ओ, औ। कितने स्वर होंगे यहाँ पर काउंट कीजिए। कितने स्वर हुए? 13 स्वर हुए। तो इस प्रकार स्वरों की संख्या कितनी होती है? 13 होती है। व्यंजनों की संख्या कितनी मानी गई है? 33 व्यंजन माने गए हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये वर्ग हैं। क से लेकर क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण और प, फ, ब, भ, म, ये सब के सब क्या है? स्पर्श व्यंजन हैं। स्पर्श व्यंजन जिसको बोलते हैं। उसके बाद है य, र, ल, व, ये अंतःयस्त व्यंजन हैं। अंतःयस्त व्यंजन कहलाते हैं। स, ह, यह ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। तो इस प्रकार मैंने क्या क्या बताया आपको? पहले बताया कि व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 व्यंजन होते हैं और 13 स्वर होते हैं। जो स्वरों की संख्या यहाँ पर बताया गया है और व्यंजनों की संख्या यहाँ बताई गई है, जो कि क वर्ग से प वर्ग तक स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं और य, र, ल, व अंतःयस्त व्यंजन, स, ह ऊष्म व्यंजन। इस प्रकार आप देखेंगे नीचे दिए हुए हैं, देखिएगा। इनके अतिरिक्त 2 अयोगवाहा भी होते हैं। अयोगवाहा स्वर की बात की जा रही है कि जो अयोगवाहा होते हैं, 2 अयोगवाहा, अनुस्वार अंग और विसर्ग अह। जो अनुस्वार होते हैं उसको अंग की मात्रा से संबोधित किया जाता है, चिन्हित किया जाता है, और जो विसर्ग होते हैं वह 2 बिंदु के संबोधित किए जाते हैं। वर्णमाला में कुछ संयुक्त वर्ण भी होते हैं। वर्णमाला जो होते हैं कुछ संयुक्त वर्ण होते हैं। संयुक्त वर्णों 2 या 2 से अधिक अक्षरों से मिलकर बनते हैं। वर्णमाला जो होती है उसमें क्या होती है? संयुक्त वर्ण भी होते हैं। संयुक्त वर्ण 2 या 2 से अधिक अक्षरों से मिलकर बनते हैं। जैसे क हलंत रहेगा नीचे में। जितने भी व्यंजन होते हैं सबके नीचे में हलंत लगाया जाता है। जैसे ये क हो गया, क के नीचे में आप हलंत लगाएंगे। धन स के नीचे में हलंत लगेगा। धन अ, यहाँ पर अ लगा है। अ बराबर क्या बनते हैं? छ बनते हैं। तो इस प्रकार कुछ ऐसे मैंने व्यंजन के बारे में बताया। क वर्ग कैसे बनते हैं? त्र, ज, द्र, य, धन, छ, स। संयुक्त वर्ण 4 होते हैं। क,
यहाँ पर संयुक्त वर्ण कौन कौन से हैं देखिएगा, चिन्हित कर दे रहा हूँ, आप अच्छे से देखिए संयुक्त वर्णों को। 4 संयुक्त वर्ण छ, त्र, ज्ञ और स्र, इन चारों को याद रखिएगा क्योंकि ये संयुक्त वर्णों में गिने जाते हैं। नीचे पैराग्राफ देखिएगा, वर्ण संयोजन और वर्ण वियोजन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वर्ण वियोजन क्या होती हैं, तो उसके बाद संयोजन के बारे में बात करेंगे। वर्ण वियोजन जो होते हैं, जुड़े हुए वर्णों को अलग करना वर्ण वियोजन तथा अलग हुए वर्णों को जोड़ना वर्ण संयोजन कहलाता है। दोनों के बारे में मैंने बताया कि जुड़े हुए जो वर्ण होते हैं उनको अलग करना वर्ण वियोजन कहलाता है, और अलग हुए वर्णों को जोड़ना वर्ण संयोजन कहलाता है। संयोज करना मतलब होता है उनको जोड़ देना, और वियोजन करना मतलब होता है उनको तोड़ देना। तो इस प्रकार कुछ उदाहरण दिए हैं वर्ण वियोजन के। वर्ण वियोजन के कुछ ऐसे उदाहरण दिए हैं, देखिएगा आप। वर्ण वियोजन क्या है, मैं बताया, वर्ण वियोजन वह होते हैं जुड़े हुए वर्णों को अलग करना वर्ण वियोजन कहलाता है। मतलब ये जो वर्ण वियोजन दिए हुए हैं, ये जुड़ा हुआ शब्द है, इसको हम अलग कर रहे हैं, यहाँ पर अलग करके दिखा रहे हैं। यहाँ पर पुत्र दिए हुए हैं, पु में क्या आ जाएगा, प हलन, धन ऊ का मात्रा है छोटा का हलन, त में हलंत रहेगा नीचे में, धन अ, या फिर र आएगा र, धन आ। तो इस प्रकार जो दिए हुए हैं, तो आप देखिएगा। पुत्र के बारे में बता रहा था। पुत्र जो होते हैं उनको एक जुड़े हुए वर्ण हैं ये पुत्र। उसके बाद विद्यार्थी भी जुड़ा हुआ है, प्रज्ञान जुड़े हुए हैं, प्रज्ञानम, परीक्षा, चिन्हम, श्रीमानम, श्रृंगालम, ये सब के सब जुड़े हुए शब्द हैं। इनको अलग किया जा रहा है, यहाँ पर अलग करने की प्रक्रिया वर्ण वियोजन कहलाती है। तो इस प्रकार आप एग्जाम्पल्स के रूप में देखेंगे। उसके बाद वर्ण संयोजन के बारे में बात की गई है कि वर्ण संयोजन क्या होती हैं। वर्ण संयोजन वह होती हैं, वर्ण संयोजन क्या होती हैं, अलग हुए वर्णों को जोड़ना वर्ण संयोजन कहलाता है। अलग जो वर्ण हैं, यहाँ पर अलग दिए हुए हैं, यहाँ पर देखिए अलग दिए हुए हैं, अलग हुए हैं, इसको हम जोड़कर बना रहे हैं, यहाँ पर जोड़ने का काम कर रहे हैं। इसको जो टूटा हुआ है इसको एक कर रहे हैं, फिर टूटा हुआ है इसको एक कर रहे हैं, फिर टूटा हुआ है इसको एक कर रहे हैं, वह क्या कहलाता है, वर्ण संयोजन कहलाता है। तो जो टूटा है उसको संयोज कर रहे हैं हम। तो इस प्रकार मैंने वर्ण संयोजन और वर्ण वियोजन के बारे में बताया। अब देखिएगा कुछ ऐसे उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे लिंग, वचन एवं पुरुष। लिंग वर क्या होती हैं, वचन क्या होती हैं, एवं पुरुष क्या होती हैं। लिंग जो होती हैं, संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। संस्कृत में कितने लिंग होते हैं, 3 लिंग होते हैं। लिंग के बारे में पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद हम वचन के बारे में बात करेंगे, उसके बाद पुरुष के बारे में बात करेंगे। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। पुल्लिंग क्या होती हैं, स्त्रीलिंग क्या होती हैं और नपुंसक लिंग क्या होती हैं, इनके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। पुल्लिंग दिए हुए हैं, पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, पुल्लिंग कहलाते हैं। जो पुरुष जाति का बोध कराएगा, जैसे बालः, सिंहा और वृक्षः। वृक्षः, बालः लड़का से संबोधित है, सिंहा ये भी पुरुष जाति से संबंधित है, वृक्ष जो होते हैं वे भी पुरुष जाति से संबंधित हैं। तो इस प्रकार मैंने बताया कि जो पुरुष जाति का बोध कराता है वह पुल्लिंग कहलाता है। ठीक है। स्त्रीलिंग क्या होती हैं, स्त्रीलिंग के बारे में बात की गई है। स्त्रीलिंग जो होते हैं, जो शब्द स्त्री जाति का ज्ञान कराते हैं वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जो शब्द स्त्री जाति का ज्ञान कराते हैं, कुछ स्त्री जाति का ज्ञान कराया जाता है, जैसे बाला, बाला यहाँ पर बाला ह दिया हुआ है, बालह यहाँ पर बाला दिया हुआ है। अजा बकरी को बोला जाता है। लता, लता किसी लड़की का नाम होता है, उसी प्रकार एक फूल का नाम भी लता है। तो स्त्री जाति से संबोधित कराएगा वह स्त्रीलिंग कहलाएगा। ठीक है। नपुंसक लिंग क्या होती हैं, नपुंसक लिंग जो शब्द स्त्री जाति पुरुष जाति से भिन्न
वस्तुओं और व्यक्तियों का बोध कराए वह नपुंसक लिंग कहलाते हैं। आप यहाँ पर बताया गया है कि जो शब्द स्त्री जाति तथा पुरुष जाति से भिन्न वस्तुओं व व्यक्तियों का बोध कराए वह नपुंसक लिंग कहलाते हैं। निर्जीव चीज हमेशा नपुंसक लिंग होते हैं, ये भी याद रखिएगा। जो निर्जीव चीज़ होते हैं जैसे पंखा, टेबल, कुर्सी, टीवी, फ्रिज, कूलर, सब के सब निर्जीव चीज़ हैं, सब के सब नपुंसक लिंग में आते हैं। यहाँ पर फलम, दूधम, पात्रम के बारे में बात की गई है, सब के सब निर्जीव चीज़ हैं, तो ये सब के सब नपुंसक लिंग होते हैं। वचन के बारे में बात करते हैं। वचन क्या होती हैं? वचन व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या को सूचित करते हैं। वचन जो होते हैं, जो वचन के बारे में बात की जाएगी, वचन व्यक्तियों की वस्तुओं संख्याओं को सूचित करते हैं। सभी प्रकार के शब्दों के 3 ही वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, हिंदी में एक वचन और बहुवचन होते हैं, अंग्रेजी में भी एक वचन और सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। तो संस्कृत में 3 वचन पढ़ते हैं हम लोग, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के बारे में बात करते हैं। पुल्लिंग के रूप में दिए हुए हैं, जैसे बालः एक वचन में आएगा एक बालक, बालौ 2 बालक में आएंगे, और बालः बालः बहुवचन में आएंगे। एक वचन क्या होती हैं? एक वचन क्या होती हैं? जो किसी एक ही वस्तु का बोध कराया जाता है वह एक ही वचन कहलाते हैं। मतलब एक ही वस्तु का बोध कराने वाले शब्द एक वचन कहलाएंगे, 2 वस्तु का बोध कराने वाले शब्द द्विवचन कहलाएंगे, 2 से अधिक वस्तुओं का बोध कराने वाले शब्द या फिर 1 से अधिक वस्तु का 2 वस्तु, 1 से अधिक मतलब होता है 2, 3, 4, 5 ऐसे, अगर 2 से अधिक वस्तुओं का बोध कराया जाएगा वह बहुवचन कहलाएंगे। तो आप याद रखिएगा वचन क्या होती हैं। उसी प्रकार स्त्रीलिंग में बताए गए हैं, स्त्रीलिंग में चलाकर दिखाया गया है। जैसे पुल्लिंग में चलाकर दिखाया गया है, पुल्लिंग में क्या होता है? बालः, बालौ, बालः। स्त्रीलिंग में आएंगे लता, लते, लताः। तो इस प्रकार मैंने बताया आपको कि होती क्या है। अब बात करते हैं इनके कुछ पुरुष के बारे में बात करते हैं। पुरुष क्या होती हैं? जैसे लिंग के बारे में बात किया कि लिंग स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग होते हैं। वचन के बारे में मैंने बताया कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होते हैं। उसी प्रकार नपुंसक लिंग के बारे में देखिएगा। नपुंसक लिंग फलम, फले, फलानी के बारे में बताया गया है। तृतीय जो बात की गई है पुरुष के बारे में बात की गई है। तृतीय नंबर जो है यहाँ पर पुरुष क्या होती है? पुरुष जो होते हैं, पुरुष संस्कृत भाषा में 3 पुरुष होते हैं। संस्कृत भाषा में कितने पुरुष होते हैं? 3 पुरुष होते हैं। कितने पुरुष होते हैं? संस्कृत जो भाषा होती है 3 पुरुष होते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तीनों पुरुष को याद रखिएगा। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। बोलने वाला व्यक्ति सदा उत्तम पुरुष होता है। बोलने वाला जो व्यक्ति होता है वो सदा उत्तम पुरुष होते हैं। उत्तम पुरुष के बारे में बात की जा रही है। बोलने वाला व्यक्ति, उसके लिए सदा अहम का प्रयोग होता है, आवाम का प्रयोग होता है और वयम का प्रयोग होता है। किसके लिए? थर्ड पर्सन के लिए, उत्तम पुरुष के लिए। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। उत्तम पुरुष के लिए हमेशा अहम, आवाम, वयम का प्रयोग होता है। सुनने वाला व्यक्ति हमेशा मध्यम पुरुष कहलाता है। उसके लिए द्वयम, युवाम, युवम, यू की बात की जा रही है। आई, यू और ही, सी, दैट, मी सब रहते हैं। इंग्लिश में आप देखे होंगे। उसी प्रकार त्वम, युवाम और युवम मध्यम पुरुष के बारे में बात की जा रही है। जिसके विषय में बात की जाती है वह प्रथम पुरुष होती है। जिसके विषय में बात की जा रही है, तो इस प्रकार आप देखिएगा, इनको अच्छे से देखिए। अन्य पुरुष भी कहा जाता है इसमें। संज्ञा पदों जैसे बालः, बालौ, बालः, सर्वनाम पदों जैसे स, तौ, ते आदि का भी प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार कुछ ऐसे वर्ड हैं, ऐसे शब्द हैं
पुरुष को समझने के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा आप लोगों को। तो अच्छे से स्टडी कीजिएगा। आई होप कि मेरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। अच्छे से स्टडी कीजिए। जहाँ आपको दिक्कत होती है बताइए, मैं पुनः उसको बताने की आपको कोशिश करूँगा। नेक्स्ट क्लासेस में हम बात करेंगे कुछ इनके पाठमाला के रिवीजन क्लासेस के रूप में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो सभी बच्चे अच्छे से देखिए। मूल्यांकन असाइनमेंट्स जो है यहाँ पर स्वर व्यंजन के बारे में आपको लिखना है। यहाँ पर स्वर व्यंजन के बारे में आप इसको लिख लीजिएगा। मैं नोट्स ग्रुप में आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ। ग्रुप्स में नोट्स भी बना चुके हैं आप लोग। उसी प्रकार वर्ण संयोजन के बारे में भी बात की गई है, वर्ण वियोजन के बारे में भी बात की गई है। वर्ण संयोजन वर्ण वियोजन को आप मिला लीजिएगा, क्योंकि वर्ण संयोजन वर्ण वियोजन बहुत ही सरल है। उसके बाद कुछ शुद्धन विकल्पन के बारे में बात की गई। शुद्ध विकल्पन को भी आप लोग बनाइएगा। नेक्स्ट क्लासेस में हम नेक्स्ट डिवीजन के रूप में आकारांत पुल्लिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो आकारांत पुल्लिंग को अच्छे से स्टडी करके आइए।